प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 12 हिंदी / सामान्य हिंदी, और जो हिंदी का पेपर है 2 खंडों में विभाजित है। तो यहाँ पे खंड का के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व करेंगे, और बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से लिखना है और कैसे ही मुझे अच्छे नंबर लाना है, इस पर चर्चा होगी। तो इसका पेपर का पहला क्वेश्चन है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन अध्यापक पूर्ण सिंह, और चौथा ऑप्शन है संपूर्णानंद जी। तो इसका जो राइट आंसर है आचरण की सभ्यता, तो इसका राइट आंसर है अध्यापक पूर्ण सिंह है। तो इसको अध्यापक पूर्ण सिंह कैसे लिखा जाएगा बच्चों कॉपी पर? तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख लिया है। देखिए इस प्रकार से डालेंगे ऊपर खंड का, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खंड, फिर यहाँ पर लिखेंगे आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा उसी को आपको लिखना है, यहाँ पर अध्यापक पूर्ण सिंह है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी सेकंड ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका जो राइट आंसर है जो है चौथा रामचंद्र शुक्ल जी, चिंतामणि निबंध के। तो बच्चों इसको किस प्रकार से यहाँ पर कॉपी पे लिखना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है चिंतामणि, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का 1 का खाखंड है, और यहाँ पर लिखेंगे चिंतामणि निबंध, और लिख दिया गया संग्रह के लेखक हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है तो इस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप अगर बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे तो जो है आप पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, और राइटिंग पर बच्चों विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार, सेकेंड ऑप्शन अमरकांत, थर्ड ऑप्शन पंडित नाथ रेणु, और फोर्थ ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद है। तो इसका बहादुर कहानी के लेखक हैं, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा अमरकांत। तो बच्चों यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा खंड लिख लिया है, और यहाँ पर बहादुर ब्लैक पेन से लिख दिया, और कहानी के लेखक हैं तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है अमरकांत। और घा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। तो इसका पहला ऑप्शन है कवि वचन सुधा, बी ऑप्शन हिंदी प्रदीप, और थर्ड ऑप्शन है विशाल भारत, और फोर्थ ऑप्शन है साहित्य संदेश। तो इसका जो बच्चों यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका जो दी गई है वो हिंदी प्रदीप दी गई है। तो बच्चों यहाँ पर हमें इस प्रकार से मैंने लिखा है, देखिए कॉपी पर। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घा खंड लिख लेंगे, और बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, तो इसका सेकेंड ऑप्शन है हिंदी प्रदीप है। बच्चों इसका अगला क्वेश्चन है इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अर्धकथा, सेकेंड ऑप्शन है परिकथा, और थर्ड ऑप्शन है आवारा मसीहा, फोर्थ ऑप्शन है अजय की डायरी। तो इसका जो राइट आंसर है आत्मकथा, तो इसमें जो दिया गया है विधा की रचना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अर्धकथा है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख करके बताया है आपको कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का हुआ आत्मकथा विधा की रचना है, तो अर्धकथा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 विकल्प आपको बता दिए हैं, और इस प्रकार से मैंने कॉपी पर अंकित किए हैं। बच्चों अगर इस प्रकार से कॉपी पर आप लोग बोर्ड की कॉपी पर लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का खंड है। तो रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया प्रयोगवादी काव्यधारा के, दूसरा ऑप्शन है प्रगतिवादी काव्यधारा के, तीसरा ऑप्शन है निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा के, और चौथा ऑप्शन है सगुण काव्यधारा के। तो बच्चों मैंने यहाँ पर जो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन राइट है कि प्रगतिवादी काव्यधारा के रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो मैंने बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से इसको अंकित किया है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का लिखा है रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि, तो सेकेंड ऑप्शन है प्रगतिवादी काव्यधारा के हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का खा है
रसिमरथी किस कोटि की रचना है? तो इसका पहला ऑप्शन है महाकाव्य, सेकंड ऑप्शन है खंड काव्य, थर्ड ऑप्शन है मुक्तक और फोर्थ ऑप्शन है गद्य काव्य। तो इसका जो राइट आंसर है रसिमरथी की जो है किस कोटि की रचना है? तो यहाँ पर खंड काव्य की है रचना। तो बच्चों देखिए मैंने कॉपी पर किस प्रकार से इसको अंकित किया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का खा खंड है, प्रश्नोत्तर संख्या लिख लिया है और यहाँ पर लिख दिया है रसिमरथी कोटि की रचना है। तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही है खंड काव्य। ठीक, कॉपी पर बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखना है। अगला क्वेश्चन है गा। तो इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो पहला ऑप्शन दिया गया कितनी नावों में कितनी बार में, सेकेंड ऑप्शन है अरि ओ करुणा प्रभा में पर और थर्ड ऑप्शन है आंगन के पार द्वार पर, फोर्थ ऑप्शन है ऐसा कोई घर आपने देखा है पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस पर दिया गया है तो उसमें है कितनी नावों में कितनी बार पर है। तो इसका पहला ऑप्शन है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 2 गा और काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो कितनी नावों में कितनी बार पर। इस प्रकार से बच्चों आपको कॉपी पर स्वच्छ लेख के साथ में लिखना है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बच्चों तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक जो है तो इसका पहला ऑप्शन दिनकर जी, दूसरा है आगे और थर्ड ऑप्शन है निराला और फोर्थ ऑप्शन है मुक्तबोध। तो इसका राइट आंसर है आगे जी। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से इसको भी लिख दिया है प्रश्नोत्तर संख्या 2 खा तार सप्तक के संपादक सेकेंड ऑप्शन है आगे जी। इस प्रकार से बच्चों आपको लिखना है और बोर्ड की कॉपी पर बहुत ही सावधानी से और अच्छी ही राइटिंग से ही आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो पहला ऑप्शन दिया गया सन 1959 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन सन 1954 में ईस्वी में और थर्ड ऑप्शन है सन 1951 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1957 ईस्वी में। बच्चों इसका तीसरा सप्तक जो है सन 1959 में ईस्वी में प्रकाशन किया गया। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 वहाँ है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सन 1959 ईस्वी में है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 है जो निम्नलिखित गद्यांश हमारी आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो गद्यांश आपको दिया गया है इसको किस प्रकार से और इसके प्रश्न दिए गए हैं 5 प्रश्न दिए जाते हैं। तो इस गद्यांश को कायदे से पढ़ना है और इसे पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर भाषा स्वयं संस्कृत एक अटूट अंग है, संस्कृत परंपरा से निःशर्त होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। तो ये रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द की व्याख्या करना और पूरा इसको इस कायदे से पढ़ लीजिए। और पाठ इसमें दिया गया है, इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन दिया गया पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से मैंने लिखा है। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो भाषा स्वयं है डेडेस लगा करके इसे लिख दिया आवश्यकता तक, जिससे एग्जामिनर को ये डाउट भी नहीं रहता है कि किस पैरा का है कि अथवा का है कि किसका है। तो उससे इस प्रकार से लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है पाठ का शीर्षक है भाषा और आधुनिकता का है और लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगर आपने इस प्रकार से लिख दिया है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है दिया गया यहाँ से लेकर के गतिशील तक दिया गया, इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो यहाँ पर बच्चों जो है प्रश्नोत्तर संख्या 3 का सेकंड लिख करके यहाँ पर रेखांकित शब्द की व्याख्या लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का सेकंड रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रोफेसर रेड्डी कहते हैं कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं के द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृत भी कभी एक जैसी नहीं रहती है, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील होती है। बच्चों इस प्रकार से गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो बहुत अच्छा
रहेगा और एग्जामिनर भी एक्साइटेड होकर के आपको पूरे नंबर देगा। और इसका अगला क्वेश्चन है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। और यहाँ पर बच्चों देखिए, मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 3 का तीसरा है। तो यहाँ पर देखिए, संस्कृत की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, इतना ही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर चौथा है, किसके कारण नई संस्कृत हलचलें जो हैं उद्भूत होती हैं। किसके कारण संस्कृत की हलचलें उद्भूत होती हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या 3 का चौथा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण नई संस्कृत हलचलें उद्भूत होती हैं। ठीक, ये आपके गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हैं। तो इस प्रकार से गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। और इस गद्यांश का अंतिम क्वेश्चन है, नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश का। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण विकसित नई संस्कृत हलचलों को अभिव्यक्त करने में जब भाषा के परंपरागत प्रयोग समर्थ नहीं होते, तो इनकी अभिव्यक्ति के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो आपका गद्यांश था, तो इस गद्यांश के 5 प्रश्नों के उत्तर वारी वारी से मैंने आपको समझा दिए हैं और बता दिया गया है। जो पद्यांश है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा इसका सॉल्यूशन देंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।